वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी ओबीजी और गायनेकोलॉजी बेस्ड। तो यहाँ पर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका 11 मार्च को पेपर है। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि जो आरएमएल का पेपर 18 सेंटर के लिए लीक हो गया था, मे भी कैंसिल हो गया था, तो वहाँ के लिए फिर से दोबारा से पेपर है। आपको एक ही दिन पहले एडमिट कार्ड दिए जाएंगे और आपके लिए जो पेपर कंडक्ट होने वाला है, तो जिन्होंने पहले पेपर दिया था आरएमएल का, वो पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपडेट है। मे बी फरवरी में एग्ज़ाम आपका हुआ था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट आपका आई थिंक फरवरी में पेपर हुआ था, तो वो पेपर ऑलरेडी अपडेट है, तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लेना। और जिन्होंने पेपर दिया था वही लोग दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको भी इवन अच्छे से क्वेश्चन पता होंगे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जिनका भी SGPGI, OSSC या फिर MP ESB ग्रुप 5 के लिए पेपर है, सभी के लिए क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। एक और अनाउंसमेंट आज आपके लिए करने वाले हैं कि जो हमारा सेकंड शॉर्ट्स चैनल है, उस पर हम अपने नर्सिंग से रिलेट करते हुए चीज़ें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेट करती हुई, लेकिन उसमें साथ में आपको वीकली संडे के संडे आपको हर संडे को 50 MCQs की एक GK GS की क्लास भी रखी जाएगी। मे बी 1 आवर की रहेगी, लेकिन वो हर संडे को रहेगी। तो आपके लिए हर एक क्लास है जो रहेगी संडे के संडे, आपको पूरा वीकली जो भी GK GS कंडक्ट हुआ है वर्ल्ड वाइड, जो आपके एग्ज़ाम में स्पेशली आ सकता है, वहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, OPV वॉज एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर। ओरल पोलियो वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब ऐड किया गया था? ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता ही आता है। 1979 में, 1990 में, 1995 में कि 1990 में? तो जो OPV वैक्सीन है, क्या है? OPV वैक्सीन है, इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड कब किया गया था? 1979 में। कब? 1979 में। 1979 में ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या ऐड किया गया था? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। हम आगे पढ़ेंगे कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है या फिर OPV वैक्सीन हम जिसको कहेंगे, ये आपके लिए ह्यूमरल और सीरम इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जो OPV है 5 साल तक के बच्चों में ये दी जाती है। ओरल पोलियो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, ओरली 2 बूंद जिंदगी की, जो कि 5 साल तक दी जाती है। एट द बर्थ दी जाती है वो 0 डोज कहलाता है। आपको ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबली पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स को कब एरेडिकेट कहा था? 26 अक्टूबर 1977 में, 5 जुलाई 1975 में, 17 मई 1975 में कि 8 मई 1980 में? तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो स्मॉल पॉक्स डिसीज़ है इसको पूरे ग्लोबली 8 मई 1980 को क्या कहा था? एरेडिकेट कहा था। कब? 8 मई 1980 में। तो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है, सबसे पहले खोज की जाने वाली वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की, जिसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आपको याद रखना है, पहली कौन सी वैक्सीन जिसकी खोज की गई थी? वो थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। अब यहाँ पर जो स्मॉल पॉक्स है, तो यदि वर्ल्ड वाइड पूरे ग्लोबली एरेडिकेट WHO का पूछें कि WHO ने एरेडिकेटेड कब कहा स्मॉल पॉक्स को, तो वो कहा उन्होंने 8 मई 1980 को। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी एंटीनेटल विजिट शुड बी रिक्वायर्ड? एंटीनेटल विजिट और प्रीनेटल विजिट मीन्स कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने तक जो आप अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाते हैं, वो आपकी एंटीनेटल विजिट कहलाएगी। अब यहाँ पर एंटीनेटल विजिट कितनी ज़रूरी होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 6? तो बेस्ड ऑन हम ये कह सकते हैं मिनिमलिटी पर कि एटलीस्ट 4, क्या है? एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर किसको मार्क करेंगे आप? ऑप्शन नंबर C को। अब ये 4 किस तरीके से होंगी? फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी,
जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, सस्पेक्ट है, आपको डाउट है, आप यूपीटी टेस्ट घर में करते हैं या क्लिनिक जाके करते हैं, तो उस टाइम आप चेकअप करवाते हैं, पता चलता है प्रेग्नेंट है, तो फर्स्ट विजिट आपकी वो रहेगी। सेकेंड विजिट होगी 14 एंड 26 वीक्स के बीच में। इस टाइम पे क्यों? इस टाइम पर नचल ट्रांसल्यूसेंसी टेस्ट की जाती है, एंटी स्कैनिंग की जाता है, तो इसमें पता किया जा सकता है कि बच्चे को कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी या फिर स्पाइनल कुछ प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो डेवलप नहीं हो रहा है। वो आपका 14 से 26 वीक की जो एंटी स्कैनिंग एनोमली स्कैनिंग होती है उसमें पता चल जाएगा। फिर आती है थर्ड विजिट बिटवीन 28 वीक्स एंड 34 वीक्स। तो 24th वीक के बाद से लेके 28 वीक्स तक है जो आप डायबिटीज़ के लिए चेक कर सकते हैं। इसी टाइम पर आपका ग्रोथ स्कैनिंग होती है। क्या होती है? ग्रोथ स्कैनिंग होती है। आफ्टर 25 वीक के बाद कुछ डॉक्टर करते हैं 20 वीक्स में 14 to 20 वीक्स के बीच में एनोमली स्कैनिंग कर लेते हैं। फिर 25 वीक के बाद क्या करते हैं? ग्रोथ स्कैनिंग करके देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है नहीं। फिर लास्ट यहाँ पर फोर्थ विजिट कहा है वो होती है 36th वीक में, 36th एंड टर्म में। लेकिन जो आइडियल विजिट कहीं जाती हैं वो होती हैं 12 से 14। 12 से 14 किस तरीके से कि आपको 7th मंथ तक, फर्स्ट मंथ से लेके 7वें महीने तक हर एक महीने में अपना चेकअप कराने जाना है। लेकिन जैसे ही 8th मंथ आपका स्टार्ट होता है उसमें आपको एवरी 2 वीक में जाना है, हर 2 हफ्ते में। जैसे ही 9 मंथ लगता है आपका तो हर हफ्ते जाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी 12 से 14 विजिट हैं जो आइडियल विजिट मानी जाती हैं। बट बेस्ड ऑन योर एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से हम बात करते हैं कि आपको एंटीनेटल विजिट पूछते हैं तो कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 4 विजिट तो होनी ही चाहिए। हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड्स फॉर अ प्रेग्नेंट वूमेन? तो किसी प्रेग्नेंट वूमेन को एक्स्ट्रा कैलोरीज की कितनी ज़रूरी होगी? 300 किलो कैलोरीज, 400, 200 की 100। दैट मीन्स आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, उससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा लेंगे? तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 300 किलो कैलोरीज़। कितना? 300 किलो कैलोरीज़। तो यहाँ पर ये देखिए आप कि प्रेगनेंसी में यदि नॉर्मल वेट गेन की बात करते हैं, हम नॉर्मल वेट गेन की बात करते हैं तो 10 to 12 kg अप्रॉक्सीमेट एक जो आइडल वेट कंसीडर किया जाता है कि एटलीस्ट 11 किलोग्राम तो बढ़ना ही चाहिए। अब यहाँ पर यदि कैलोरीज़ की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में 1800 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कितना? 1800 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2200 कैलोरी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर और 2400 कैलोरी पर डे ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। यदि आपको इस तरीके से आता है तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन यदि आपको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत है, यहाँ तो पूरा इंक्लूडेड बताया है मैंने कि आपको 1800, 2200, 24 कैलोरी चाहिए। लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम में आता है कि पर डे आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट होता है कोई बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देता है, किसी को वॉमिटिंग होती है तो नहीं खा पाता। नेक्स्ट है यहाँ पर आयरन के लिए भी आपको आता है, तो पर डे 100 mg आयरन की ज़रूरत होगी। फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे। प्रेगनेंसी में यहाँ पे 100 mg पर डे आयरन और 500 mcg पर डे फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज व्हाट टू यूज़ टू कैलकुलेट द EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? फ्रॉम LMP, फ्रॉम पास्ट 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड, बेस्ड ऑन एमनोरिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो EDD कैलकुलेट की जाती है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से। LMP का जो पहला दिन होता है उससे यहाँ पर EDD को कैलकुलेट किया जाएगा, ना तो पास्ट 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड से, नहीं एमनोरिया से। एमनोरिया ज़रूरी नहीं कि आपके पीरियड्स स्टॉप हो गए तो आप प्रेग्नेंट हैं। मान लीजिए कि आप
किसी भी रीज़न से आपको पीरियड्स आना स्टॉप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ओनली प्रेगनेंसी में, आपको POCD है तो हो सकते हैं, कुछ थायराइड प्रॉब्लम इशू है तो हो सकते हैं, कुछ और अदर इशू हैं तो भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेस के कारण डिले हो सकते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पर EDD के लिए आप LMP का फर्स्ट दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज कैलकुलेट करते हैं तो EDD निकल के आएगा। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पूछे, वीक्स में पूछें तो 42 वीक्स, 37 वीक के बाद जो डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल टर्म डिलीवरी में आएगा, लेकिन पोस्ट टर्म पूछें तो 42 वीक। लेकिन यहाँ पर आपको दिन में पूछें तो टोटल 280 दिन, 280 डेज। क्लियर? LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, 10 लूनार मंथ जिसको आप कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप कैलकुलेट नेगल्स फॉर्मूला यहाँ पे बेस्ड ऑन एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, वो सबसे कॉमन इसी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द एंटीनेटल मदर एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी। जो पहला टिटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन TT इम्यूनाइजेशन किया जाएगा प्रेगनेंसी में एंटीनेटल मदर को, कब किया जाएगा? 12th वीक में, 16th वीक में, 20 वीक में या फिर 24th वीक में? तो ये किया जाता है जनरली 4th मंथ में। कब किया जाता है? 4th मंथ में। बेस्ड ऑन हम 4 वीक का एवरी मंथ कंसीडर करते हैं, तो फर्स्ट TT इम्यूनाइजेशन किया जाता है 16th वीक में। कब? 16वें हफ्ते में। कब? 16th वीक में या फिर चौथे महीने में हम कह सकते हैं। और इसके बाद 4 वीक का या फिर 1 महीने का गैप देके सेकेंड TT का डोज है जो लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज मोस्ट फेमस क्वेश्चन गायनिक का, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में आएगा। द फंडस ऑफ द यूट्रस रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो यूट्रस है जो अम्बलाइकस तक किस वीक की प्रेगनेंसी में पहुंच जाएगी? 20 में, 24th में, 26 में कि 36 में? किस वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस है जो अम्बलाइकस के लेवल तक पहुंचेगी? तो ये पहुंचेगी 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। कब? 24th वीक की प्रेगनेंसी में। ये देखिए यहाँ पर 16th वीक में 3 फिंगर विड्थ ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ से 16वें हफ्ते तक पहुँचेगी, यहाँ से कितना? 3 फिंगर्स। फिर 20 में 3 फिंगर विड्थ बिलो अम्बलाइकस, अम्बलाइकस यहाँ पे है, नीचे रहेगा 20 में। क्लियर? फिर 24 में सीधा सेंटर में जो अम्बलाइकस पॉइंट है वहाँ पर, 28 में अम्बलाइकस से 3 फिंगर ऊपर, 32 में अम्बलाइकर और स्किफॉइड प्रोसेस के बीच में जो स्टर्नम है, स्टर्नम जो बोन है वहाँ पे, 36 में कोस्टल आर्च तक, टॉप तक। आफ्टर 36 वीक के बाद कोस्टल आर्च से डाउन आएगा, जिस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? लाइटनिंग। यदि प्रीमी पैरा में देखें तो 7 वीक के बाद होगा, कि मल्टी पैरा होती हैं उनमें 36 वीक के बाद ही लाइटनिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर। सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्वाइकल स्मीयर कलेक्ट किया जा रहा है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा? फोर्सेप्स, वेजाइनोस्कोपी, वेंटोज या फिर हैरिस स्पेटुला। सबको पता है सर्वाइकल स्मीयर जो सर्विक्स कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि हम पता कर सकें सर्विक्स कैंसर तो नहीं हो रहा है डेवलप। उसके लिए जो आप स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कहलाता है हैरिस स्पेटुला। ये एग्जाम में आपको एज एन इमेज के तौर पे भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज ड्रग्स एंड एक्सरे शुड बी अवॉइडेड इन द विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ड्रग्स और एक्सरे किस ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अवॉइड किए जाते हैं? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो वैसे तो किसी भी ट्राइमेस्टर में एक्सरे और ड्रग्स नहीं दी जाती हैं, यहाँ पर एक ड्रग्स है, लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसी टाइम पर वाइटल ऑर्गन्स बनना, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक्सरे, ड्रग्स कुछ भी है जो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी।
इनमें से प्रिजम्पटिव साइन कौन से हैं प्रेगनेंसी के? पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, गॉडेल्स साइन, एफासमेंट। कौन से हैं जो प्रिजम्पटिव साइन है प्रेगनेंसी के? तो प्रेगनेंसी के जो प्रिजम्पटिव साइन है वो होंगे आपके नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग। 3 टाइप्स के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रॉबेबल एंड पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव मतलब कि आप ऐसे साइंस क्या कर रहे हैं, आपको अज्यूम हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं बट ये कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर आपका नोजिया वॉमिटिंग होगा, एमनोरिया होगा, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी होगी, यूट्राइन एनलार्जमेंट होगा, पिगमेंटेशन होगा। लेकिन आपको कुछ और रीजन से भी हो सकते हैं। प्रोबेबल साइन में आपके आएंगे गॉडेल्स, हैगर्स, चैडविक, बलॉटमेंट, ब्रैक्सटनिक्स, कॉन्ट्रैक्शन। ये सब किस में आएंगे? प्रोबेबल साइन में। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। प्रोबेबल का मतलब जो साइन डॉक्टर ने, जो गायनेकोलॉजिस्ट ने आप में चेक किए, वो पॉजिटिव में जब कंफर्म है, फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, अल्ट्रासाउंड में आप यूएसजी में देखेंगे तो बेबी पूरा बना हुआ दिखेगा, तो किस में आएगा? पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन में। नेक्स्ट वन, इन फीटल वेसल्स वेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट? फीटल वेसल्स में ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? डक्टस विनोसस में, डक्टस आर्टरियोसस में, पल्मोनरी आर्टरी की अम्बिलिकल आर्टरी में। फीटल सर्कुलेशन में जो फीटल वेसल्स हैं, चारों हैं जो यहाँ पे, इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होंगे डक्टस विनोसस में। कहाँ पे? डक्टस विनोसस में। नेक्स्ट वन इज, इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर केम इनटू प्रैक्टिस? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिस में कब आया था? 1952 में, 1978 में, 1975 में कि 1982 में? तो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, कब आया था? 1978 में। 1978 में अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत इसेंशियल हेल्थ केयर जिसको कहा गया है, तो इसके थ्रू जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसमें आपकी जितनी भी एक्सेसिबल केयर हो गई, आपकी क्वालिटेटिव केयर हो गई, तो सभी आपकी किस में आएगी? प्राइमरी हेल्थ केयर में, जिसको हम एसेंशियल हेल्थ केयर भी कह सकते कर रहे हैं हम। तो प्राइमरी हेल्थ केयर कब आई? 1978 में। इसका मतलब एसेंशियल हेल्थ केयर। इसके आपको एग्जाम में एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, तो एलिमेंट्स इसके टोटल 8 होते हैं। एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट और ड्रग अवेलेबिलिटी। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर की। अब यहाँ पर इसके प्रिंसिपल, एलिमेंट्स अलग है, प्रिंसिपल अलग है। प्रिंसिपल बेसिकली 4 होते हैं, लेकिन एक जो न्यू ऐड किया गया है वो यहाँ पर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड फोकस ऑन प्रिवेंशन। ये आपके क्या है? प्रिंसिपल हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल, दो में से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द एप्थोटोसस अल्सर रिड्यूस्ड बाय। तो जो एप्थोटोसस अल्सर है ये किसके थ्रू कम होंगे? गुड ओरल हाइजीन के कारण, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के कारण, इंश्योर टूथब्रश हैज अलाइंड एंड ब्रिसल्स आर सॉफ्ट एफर, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आपके मुंह में छाले हो जाते हैं कभी कभी, उन्हीं को यहाँ पे कहा है एप्थोटोसस अल्सर। तो ये क्या है, किसके कारण होंगे? सबसे आप अच्छी ओरल हाइजीन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, प्रॉपर तरीके से आपका पेट साफ रहे। आप ऐसा टूथब्रश यूज़ करें जिसके जो अलाइन हैं वो ब्रिसल से क्या हो? सॉफ्ट हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो एप्थोटोसस अल्सर कैसे कम होंगे? इन सभी चीज़ों से। ये देखिए छाले जो बने हुए हैं इनको आप छाले कहते हैं। जो स्मॉल सेलोसोर रहेंगे माउथ में, बेस ऑफ द गम्स, इसको हम क्या कहते हैं? छाले कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये कैसे ठीक होंगे? जब आप अच्छी ओरल केयर करेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, आपका पेट अच्छा रहेगा, तो ये अपने आप ठीक रहेंगे। नेक्स्ट वन इज, इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट्स एस स्टैंड फॉर। तो आपने एडोलेसेंट हेल्थ है जो, इसमें हेड असेसमेंट किया जाता है, सॉरी हेड्स असेसमेंट किया जाता है। तो इस हेड्स असेसमेंट में एस का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एडोलेसेंट एज पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू WHO के 10 से 19 साल तक का।
क्या है, किशोरावस्था जिसको हम कहेंगे। इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं मेंटली फिजिकली चेंजेस से होते हुए गुजरते हैं। तो यही एक ऐसी स्टेज होती है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच की स्टेज, जिसको हम एडोलेसेंट कहेंगे। 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की रहेगी। इसमें बहुत सारे फिजिकली मेंटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक हेड्स असेसमेंट किया जाता है। इसी के लिए RMN-CH+A प्रोग्राम है, RKS के प्रोग्राम है, RBS के प्रोग्राम है, सब एडोलेसेंट एज के लिए हैं। तो यहाँ पर S का मतलब क्या है, S का मतलब है सभी चीज़ें होंगी। ये रहा आपका हेड्स असेसमेंट, जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन किए जाते हैं इस असेसमेंट के थ्रू। H रिप्रेजेंट करेगा होम एंड एनवायरनमेंट को, E रिप्रेजेंट करेगा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को, A का मतलब है एक्टिविटीज़, D का मतलब है ड्रग्स, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हैं, S से सुसाइड होगा, सेक्सुअलिटी होगी आपकी, एंड सेफ्टी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। पर्ट्यूसिस जिसको हम बूफिंग कप कहते हैं, तो यहाँ पर 100 दिन की खांसी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस कब देखने को मिलेंगे, सॉरी किस एज में देखने को मिलेंगे, जब 0 to 2 ईयर्स हो, 3 to 4 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स या फिर 8 to 12 ईयर्स। तो पर्ट्यूसिस के सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं जब बच्चा क्या हो, 0 to 2 ईयर तक की एज में हो। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस इंसिडेंस रहेंगे किसके होने के, पर्ट्यूसिस के होने के, जिसको हम बूफिंग कफ या फिर 100 दिन की खांसी के नाम से जानते हैं। कॉजेट एजेंट है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिसीज। फ्लैग साइन किस डिसीज का क्लिनिकल फीचर है, रिकेट्स का, पोलियोमाइलाइटिस का, मरासमस का या फिर क्वासियोरकर का। तो फ्लैग साइन का मतलब है आपके जो बाल हैं, जो आपके हेयर हैं, कैसे रहेंगे, झंडे जैसे, बीच में एक अलग टाइप का कलर सा दिखेगा आपको, और ये देखने को मिलता है किसमें, क्वासियोरकर में। देखिए आपके जो हेयर है ब्रिटल्स हेयर रहेंगे, तो इसमें आपके जो निशान बीच में बालों का जो चेंजेस देखने को मिल रहा है कहलाता है फ्लैग साइन, जो कि क्लासिकल साइन है किसका, क्वासियोरकर का। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड वैक्सीन इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री विथ कन्वल्जन। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी, जिस बच्चे को कन्वल्जन्स के हिस्ट्री रही हो, जिसको फिट्स आए हुए हैं, उनमें आप कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो या फिर चिकन पॉक्स। तो हमेशा जिस बच्चे को फिट्स की प्रॉब्लम हो या फिर प्रीवियसली कन्वल्जन आए हैं, तो जब आप DPT वैक्सीन देते हैं तो डॉक्टर आपसे स्पेशली बच्चे की हिस्ट्री पूछते हैं, क्योंकि इसमें जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, जो पर्ट्यूसिस कंटेंट होता है, इसके कारण बच्चे को और ज़्यादा कन्वल्जन्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब बच्चे को कन्वल्जन्स की हिस्ट्री रही हो, फिट्स की हिस्ट्री रही हो, सीजर्स की हिस्ट्री रही हो, तो बच्चे में पर्ट्यूसिस वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट इंक्लूड इन द केयर ऑफ द चाइल्ड हु हैज हैविंग निमोनिया। यदि किसी बच्चे को निमोनिया है तो प्रायोरिटी नीड क्या होगी बच्चे की केयर के लिए, रेस्ट, ट्राईसाइक्लिक राइडिंग, न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। तो जब बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो ऐसे केस में बच्चे के लिए रेस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब रेस्ट करेंगे आप तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम होगी और मेटाबॉलिक नीड्स भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर बच्चे को भी थोड़ा रिलीफ रहेगा। तो यहाँ पर जब भी बच्चे को निमोनिया हुआ हो तो रेस्ट है जो फर्स्ट केयर रहेगी बच्चे के लिए। नेक्स्ट इज क्रैमर्स रूल्स यूज्ड फॉर। तो क्रैमर्स रूल है किसके लिए अपनाया जाता है, जॉइंटिस के लिए, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के लिए, बर्न्स के लिए कि एस्फेक्सिया के लिए। क्रैमर्स रूल है जो यूज़ किया जाता है जॉइंटिस वाले मरीज में, स्पेशली बच्चे में। तो यहाँ पर क्रैमर्स रूल किसके लिए है, जॉइंटिस के लिए, पीलिया के लिए हम कहेंगे। तो यदि ब्रेन में होता है पीलिया, जो बिलिरुबिन का लेवल ब्रेन तक बढ़ जाए तब वो कहलाता है कर्निक टेरस। तो यहाँ पर है क्रैमर्स रूल। यहाँ पर सीरम बिलिरुबिन लेवल को है जो बेस्ड ऑन बॉडी एरिया के, बॉडी पार्ट्स के, यहाँ पे यदि फेस है तो फेस ब्लू टाइप का दिखता है तो 4 to 6 mg/dl, चेस्ट
अपर एब्डोमेन यहाँ पर 8 to 10 mg पर DL हो गया, जो कि ग्रीन कलर से शो हो रहा है इमेज में। लोअर एब्डोमेन और थाइस येलो कलर रहेंगे, जो कि 12 to 14 mg पर DL है। आर्म्स लोअर लेग पिंक रहेंगे, 15 से 18 mg पर DL। पाम्स एंड सोल्स में 15 से 20 mg पर DL। सबसे पहले जो जॉइंटिस शो होता है वो होगा आपके नेल्स पर, कि आइज में, स्क्लेरा में, हाथों में पीलापन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, क्रैमर्स रूल है, जिससे आप जॉइंटिस में बिलिरुबिन का लेवल कितना बढ़ा है, कितनी परसेंटेज तक बढ़ा है। नेक्स्ट वन इज इन एक्सरे द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड विद टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट अपीयर्स। यदि किसी बच्चे को टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, क्या है, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है, जिसमें 4 एबनॉर्मलिटीज़ होंगी टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट में, तो बच्चे का हार्ट एक्सरे में कैसा दिखाई देगा, कौन शेप्ड, बूट शेप्ड, एप्पल शेप्ड कि पी शेप्ड। तो यदि बच्चे को टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है तो बच्चे का जो हार्ट का शेप है ऐसा होगा, जूते के शेप जैसा। ये देखिए यहाँ पे बूट जैसे दिखेगा। तो टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है, 4 कंजेनाइटल, हार्ट की 4 कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, एनोमलीज हैं, उनसे मिलके बना है। पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, VSD, ओवरराइडिंग आउट एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज which of the following is the reason for intradermal injection to be used for testing allergic reaction। तो किसी भी ड्रग्स के लिए, किसी भी मेडिसिन के लिए जब हमें एलर्जिक रिएक्शन टेस्ट करना होता है या फिर एलर्जी टेस्ट किए जाते हैं तो हमेशा इंजेक्शन इंट्राडर्मल दिए जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, इट डिफ्यूज़ रैपिडली, इट डिफ्यूज़ स्लोली, या फिर इट इज़ लेस पेनफुल। तो जब भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो इनका जो रीज़न होता है कि इंट्राडर्मली क्यों दिए जा रहे हैं, IV क्यों नहीं दे रहे हैं, इनका रीज़न होता है कि डिफ्यूज़न इनका बहुत ही स्लो होता है। कैसा होगा, स्लो होगा। इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जितने भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिए जाते हैं जनरली एलर्जिक रिएक्शन के लिए या फिर किसी मेडिसिन को हमें टेस्ट करना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी चेक करना है, तो इंट्राडर्मल रूट ही अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द ड्रग। तो यदि किसी को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया है तो एक नर्स इनटेक आउटपुट चार्ट चेक करती है। तो ऐसा क्यों करती है, बिकॉज ऑफ द ड्रग कैन कॉज इंक्रीज द थर्स्ट, इंड्यूस द डायरेटिक इफेक्ट्स, कॉज द टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी या फिर कॉज द वाटर रिटेंशन। तो यहाँ पर जब भी ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो क्या हम करेंगे, इनटेक आउटपुट मेंटेन करते हैं, चेक करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, जिससे हम पेशेंट का वाटर रिटेंशन लेवल चेक कर सकें, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करती है, वाटर इंटॉक्सिकेशन क्रिएट कर सकती है। ऑक्सीटोसिन कैन कॉज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, दिस इज बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ADH। तो ऑक्सीटोसिन के एंटी डायबिटिक हार्मोन जो कि वैसोप्रेसिन कहलाता है, उसी के जैसा स्ट्रक्चरली देखने को मिलेगा। तो जब ऑक्सीटोसिन और ADH दोनों पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी ब्लड में, तो ADH क्या करेगा, वाटर को ब्लड में रेगुलेट करने का काम करेगा। लेकिन जब ऑक्सीटोसिन यदि इन्फ्यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट काम करेगा। तो यहाँ पर वाटर इंटॉक्सिकेशन को मेज़र करने के लिए क्या किया जाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहा है, उसको मेज़र करने के लिए इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाएगा, चेक किया जाएगा यदि पर्सन को ऑक्सीटोसिन दी जा रही है तो। नेक्स्ट इज स्वे बैक अपीयरेंस इज सीन इन चाइल्ड विथ। तो स्वे बैक अपीयरेंस बच्चों में कब देखने को मिलेगा, काइफोसिस में, लॉर्डोसिस में, टेलीपेज में या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर डिफॉर्मिटी है स्पाइनल कॉर्ड के कारण, तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी है तो स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा लॉर्डोसिस में। किसमें देखने को मिलेगा, लॉर्डोसिस में। स्वे बैक इस तरीके से, लंबर लॉर्डोसिस में इस तरीके से आगे को पर्सन झुका रहेगा। थोरेसिक में जो थोरेसिक वर्टिब्रा है यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, और जो फॉरवर्ड है कहाँ पर है, फॉरवर्ड हेड रहेगा। तो ये सभी क्या है, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम है उसमें होने के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज विच इनहिबिट द ग्लूकागोन सीक्रेशन। तो कौन सा है यहाँ पर जो ग्लूकागोन की सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेगा, अमीनो एसिड,
एक्सरसाइज, सोमेटोस्टेटिन या फिर बीटा एगोनिस्ट है। तो ग्लूकागॉन जो सीक्रेशन है उसको इनहिबिट करने का, सप्रेस करने का जो काम करेगा वो क्या होगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज आयरन इज एब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्टली एंटायरली इन। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इलियम में, ड्यूडेनम में, स्टमक में कि जेजुनम में। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन यदि एग्जाम में आता है तो पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में। स्मॉल पार्ट इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट वन इज वाइट सेल्स आर सीन इन। तो वाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी, इम्यून हीमोडायलिसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में या फिर नन ऑफ द अबव में। तो जो वाइट सेल्स हैं ये देखने को मिलती हैं G6PD डेफिशिएंसी में, जो कि क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव हीमोलाइसिस है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में जो वाइट सेल्स हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यदि किसी को हमें डाउट है कि इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो हमें उसका एयरवे ओपन करना है तो कौन सी मेथड अपनाएंगे, हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट मेथड या फिर हेमलिस्ट मेथड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का हमें डाउट हो रहा है यदि, तो ऐसे केस में हमें कौन सी मेथड अपनानी है, तो वो होगी यहाँ पर जॉ थ्रस्ट मेथड। क्या होगी, जॉ थ्रस्ट मेथड, जिससे स्पाइनल कॉर्ड है जो यहाँ पर और डैमेज ना हो पाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड अपनाई जाएगी वो क्या होगी, जॉ थ्रस्ट मेथड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर CVA। तो यहाँ पर CVA के लिए नॉन मॉडिफाइबल दैट मीन्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते ऐसे फैक्टर कौन से हैं। तो ऑप्शन में एल्कोहलिज्म, हेरिडिटरी, स्मोकिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसे फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते तो हो गई हेरिडिटरी, हो गई हमारी एज, हो गई और हमारे जो भी जीन्स हैं वो हो गए, रेस हो गया, मेल है फीमेल है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, सॉरी उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन मॉडिफाइबल में हमारे हाथ में उनको बदलना नहीं है, लेकिन जो मॉडिफाइबल हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप शराब पीते हैं उसको छोड़ सकते हैं, मोटे हैं, ओबेसिटी है तो एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होगा वो क्या होगा, हेरिडिटरी, जीन्स होंगे आपके जिनको हम चेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन कीटो एसिडोसिस। तो कीटो एसिडोसिस है जो यहाँ पर कीटो एसिडोसिस को चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक है जो हम अपना सकते हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर पाल्पेशन से, इंस्पेक्शन से, ऑस्कल्टेशन से या फिर ऑल्फैक्शन से। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होगा, कीटोन बॉडीज ज़्यादा हो जाएंगी। ऑल्फैक्शन का मतलब होगा यहाँ पर हमें सूंघना, क्या है, स्मेल करना। तो यदि यहाँ कीटो एसिडोसिस को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, स्मेल के थ्रू पहचान सकते हैं, वो क्या होगा, ऑल्फैक्शन। क्योंकि जो कीटो एसिडोसिस के पेशेंट होते हैं उनकी जो सांसें होती हैं वो सांस छोड़ेंगे तो कैसा होगा, फ्रूटी सेंटेड है, जो बैड ब्रीदिंग आएगा, आपको स्मेल आएगी, जिससे हम ऑल्फैक्शन के थ्रू कीटो एसिडोसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व से क्या है जो अफेक्ट होगा, टच, टेस्ट, स्मेल या फिर इक्विलिब्रियम। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व से जो चीज़ डिस्टर्ब होगी वो क्या होगी, तो वो होगी यहाँ पर इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस, क्योंकि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो कि बॉडी बैलेंस के लिए और साथ ही साथ सुनने में दोनों में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम कौन सा नहीं है, ड्राई लिप, सेकीनेस, ब्लड विजन या फिर फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। तो यहाँ पर ड्राई लिप्स हैं, सेकीनेस है, ब्लड विजन है, ये सब किसके साइन है, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। लेकिन जो फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर है किसका साइन है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का साइन है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। तो
तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मसल कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट के लिए मैंने सेकंड चैनल है शॉर्ट्स मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स, उस पर वीडियो अपलोड किया, तो आप जाके वॉच कर लेना। तो लॉन्गेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी की सार्टोरियस मसल्स। कौन सी मसल्स है? सार्टोरियस मसल्स। लॉन्ग नैरो मसल रनिंग ऑब्लिकली अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द ईच थाई फ्रॉम द हिप बोन टू द इनसाइड ऑफ द लेग बिलो द नी। तो ये क्या है? सार्टोरियस मसल, जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल है, मानी जाती है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स का मतलब है यहाँ पर जो मिलियस, इनकस, स्टेपस तीनों है, तो इनके बीच में जो जॉइंट्स रहेंगे वो कौन से जॉइंट्स हैं? साइनोवियल हैं, फाइब्रस हैं, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस हैं, फिर प्राइमरी कार्टिलेजिनस हैं। जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ऐसे जॉइंट्स जो कहाँ पर हो? ईयर वेसिकल्स में, तो वो कौन से हैं? तो वो साइनोवियल जॉइंट। क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स। तो ईयर बोन, ईयर ऑसिकल्स और ऑडिटरी ऑसिकल, तीनों चीज़ें एक ही कहलाती हैं, जिसमें 3 बोन्स होती हैं। पेयर में पूछे तो 3 में, और टोटल 6 होती हैं। मेलियस जो कि हैमर शेप में रहेगी, इनकस एनवल शेप में, और स्टेपस है जो स्ट्रिप शेप में रहेगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। तो आंखों का ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाता है? कॉन्स को, रॉड्स को, ऑप्टिक डिस्क को, या फिर प्यूपिल को? तो जो ब्लाइंड स्पॉट है आंखों का वो क्या? ऑप्टिक डिस्क। एलेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एग्जाम में आता है एलेंस टेस्ट क्यों किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व फंक्शनिंग के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलेन टेस्ट किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। यहाँ पर इसे चेक किया जाता है कि जो अल्नर आर्टरी में किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है, जो कि रेडियल को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड फ्लो के लिए टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अ प्रोसीजर कॉल्ड द एलेन टेस्ट में बी यूज्ड टू फाइंड आउट इफ द ब्लड फ्लो टू योर हैंड इज नॉर्मल। तो हाथों में आपके ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो रही है नहीं, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है एलेन्स टेस्ट। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करते हैं आपके लिए? ड्रॉइंग योर ब्लड विल अप्लाई प्रेशर टू द आर्टरीज इन योर रिस्ट फॉर सेवरल सेकेंड। तो यहाँ पर आपकी आर्टरीज के यहाँ पर प्रेशर लगा के रखेंगे, चेक करेंगे कुछ सेकंड में ब्लड फ्लो होता है या नहीं। तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए क्यों किया जाता है? पाल्मर आर्च की इंटीग्रिटी के लिए, कि यहाँ पर दैट इज द टेस्ट डन टू डिटरमाइन दैट द कोलेटरल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अल्नर आर्टरी इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस अकर इन द रेडियल। यदि रेडियल में किसी भी तरीके का थ्रोम्बस है या फिर क्लॉट है, तो अल्नर आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर पा रही है नहीं, उसके लिए एलेन्स टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम सबसे ज़्यादा जो लोग आईटी फील्ड वाले होते हैं या फिर कंप्यूटर्स पर लंबे टाइम तक काम करते हैं उनमें देखने को मिलता है। कार्पल टनल में कौन सी नर्व है जो कंप्रेस होगी? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, या फिर अल्नर आर्टरी। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। क्या होगी? मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। तो यहाँ पर आपको आपके हाथ में नब्बनेस, टिंगलिंग, वीकनेस है जो आपके हाथ में फील होगी, इसके लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल। रिस्ट के लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल। तो यहाँ पर एक कौन सी नर्व के कारण होगी? मीडियन नर्व के कारण। नेक्स्ट इज वॉल्व ऑफ हैस्नर्स इज प्रेजेंट इन। तो हैस्नर वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो वॉल्स ऑफ हैस्नर रहेंगे कहाँ पर? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर। ये देखिए वॉल्व ऑफ हैस्नर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे लोअर एंड ऑफ द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर, जो कि जनरली क्या करते हैं? एयर को प्रिवेंट करते हैं ब्लो बैक होने से। तो इसीलिए यहाँ पर इनका नाम भी क्या रखा गया है? वॉल्व ऑफ हैस्नर। नेक्स्ट वन इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन इन डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? सिक टेस्ट। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, सिक टेस्ट है जो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने में होता है। माउंटेक्स टेस्ट होता है टीबी को डायग्नोस करने में। टाइफाइड के लिए विडाल होता है।
सिफिलिस के लिए होता है VDRL टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए होता है डिक टेस्ट, टाइफस फीवर के लिए होता है वेलफ्लेक्स टेस्ट। तो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजुअल डोज ऑफ PPD इन माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स और ट्यूबरकुलिन टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं। कितना डोज है जो PPD का लिया जाता है माउंटेक्स टेस्ट के लिए? 20 IU, 5 IU, 100 IU या फिर 200 IU। तो इंट्राडर्मल रूट से PPD है जो एडमिनिस्टर की जाती है माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट में। रीडिंग कितने घंटे के बाद सही आती है? 48 से 72 घंटों में। और कितना PPD इंसर्ट किया जाता है? 5 IU। कितना? 5 IU। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। तो इंसुलिन के लिए हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? IV, SC, IM या फिर इंट्राडर्मल रूट से। तो जो इंसुलिन है किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से है जो हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम के लिए कितना होना चाहिए? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही आप आज की क्लास में जो आंसर करेंगे, यहाँ पर आपको सेपरेट क्वेश्चन नहीं है बट आपको बताना है लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होगा। कई बार हमने पढ़ा है इसलिए मैंने आपको हिंट दिया है कि आप लोग आज के कमेंट बॉक्स में मोस्टली लोग यही कमेंट करें कि लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होगा। न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं यदि एक जो आइडियल टेम्परेचर रेंज दी हुई है वो इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज विच प्रोग्राम डील्स विथ कम्युनिटी स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर 4 years। तो कौन सा प्रोग्राम है? क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत हम बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, तो जिसमें 4 Ds हैं जो इंक्लूड रहेंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या फिर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो कार्यक्रम हमने अभी विदिन 1 वीक पहले ही पढ़े हैं पूरे कार्यक्रम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रोग्राम के तहत हमें जो 4 Ds स्क्रीनिंग करेंगे बच्चों की। तो वो है यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके तहत जन्म से लेके 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे, बेनिफिशियर्स ग्रुप आपसे पूछा जाए तो बर्थ टू 18 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों में 4 Ds हैं जो कवर किए जाते हैं। वो 4 D क्या हैं? डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिसीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज। तो ये क्या हैं? 4 Ds हैं जो कि आपको एग्जाम में आते हैं, या तो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन देंगे या फिर RBSK का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लॉन्च कब हुआ था, या फिर RBSK का लोगो आपको दे सकते हैं। तो RBSK प्रोग्राम हमने 10 बार पढ़ा है तो आपको पूरा याद होना चाहिए। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बेनिफिशियर्स बर्थ टू 18 ईयर्स एज ग्रुप तक के बच्चे हैं। इसमें 4 Ds के तहत जो डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंटल डिले, 4 Ds हैं जो इंक्लूड होते हैं। फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। पूरे प्रोग्राम हमने पढ़े हैं, चारों प्रोग्राम। यहाँ पर आपको चारों प्रोग्राम है जो अपने क्लियर करके रखना है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBSK, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन और नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इंक्लूड्स केयर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ डेज पर ईयर। तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में बच्चों की जो एज है, यहाँ पर कहा है कि किस एज ग्रुप में केयर जो बच्चों को दी जाएगी, तो पर ईयर, पर डे के हिसाब, डेज पर ईयर के हिसाब से कितनी केयर दी जाएगी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में? 28, 42 डेज पर ईयर, 60 डेज पर ईयर या फिर 1 डे पर ईयर। तो यहाँ पर है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इंक्लूड केयर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ। तो यहाँ पर कितने दिन पर ईयर है जो केयर देनी है? 42 डेज तक। कितना? 42 डेज पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिस सिस्टम डिजिटाइज द एंटायर वैक्सीन स्टॉक मैनेजमेंट, देयर लॉजिस्टिक एंड टेम्परेचर ट्रैकिंग एट ऑल लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज। क्वेश्चन है यहाँ पर वैक्सीन को लेके है कि वैक्सीन स्टोरेज को लेके हर एक लेवल पर, चाहे
आप पीएससी में स्टोर करते हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टोर करते हो, या फिर जो अलग अलग जगह है आप वैक्सीन को भेजेंगे तो पूरा यहाँ पर वैक्सीन का एक टेम्परेचर ट्रैकिंग सिस्टम होगा। तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वायल नेटवर्क, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन एटर्नल नेटवर्क। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पर लॉजिस्टिक भी है और टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा वैक्सीन के लिए, तो वो क्या है? तो यहाँ पर इसका आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क, जिसको यदि शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं तो ईविन, एग्जाम में आपको आ सकता है ईविन का फुल फॉर्म, तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क। एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जिससे वैक्सीन की सप्लाई को प्रॉपर हम जो कर सकें। तो यहाँ पर ईविन आपको कैसा लिखा रहेगा? ई स्मॉल लेटर से रहेगा और VIN कैपिटल से रहेंगे। तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क है। और यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2015 में इसके लिए लाया था, जिससे वैक्सीन की सप्लाई को पूरे कंट्री में प्रॉपर तरीके से हम जो कर सकें। तो यहाँ पर आपके लिए याद रखना होगा ईविन यदि आता है तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन कौन सा है? स्किन टर्गर, सनकैन फॉन्टेनेल, हाइपोटेंशन, या फिर लेथार्जी। तो डायरेक्ट यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछें, मैंने आपको सीवियर डिहाइड्रेशन के बहुत सारे साइन बताए थे कि यदि बच्चों में पूछें तब आपको अलग बताना है, एज ज़्यादा है तब आपको अलग बताना है। तो यहाँ पर यदि सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन पूछा है, डायरेक्ट पूछते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन, तो क्या होगा? सनकैन फॉन्टेनेल सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन यदि पूछा है। और जो साइन यहाँ पर सभी हैं डिहाइड्रेशन के, लेकिन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी में जब डिवाइड करेंगे तो मोस्टली एग्जाम में सीवियर का ही पूछते हैं। तो क्या है? सनकैन फॉन्टेनेल। अब यहाँ पर 3 कैटेगरी बताई हुई हैं। नो डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स बच्चा हो या बड़े हो प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट है। सम और माइल्ड में क्या रहेगा? 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साफ काटू या रेस्टलेसनेस होगी, इरिटेबिलिटी, सनकैन आइज होंगी, ड्रिंक्स ईगरली, ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यदि बच्चा बहुत ईगरली पानी पी रहा है तो किस टाइप का डिहाइड्रेशन होगा? तो होगा मॉडरेट डिहाइड्रेशन। और स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, और मतलब जब आप स्किन पिंच करेंगे तो धीरे धीरे वापस हो जाएगी। लेकिन जब सीवियर डिहाइड्रेशन में, जब बॉडी सीवियरली डिहाइड्रेट हो, तब क्या होगा? जब आप स्किन पिंच करेंगे हाथ की या पाँव की, तो बहुत ही स्लो, मोर देन 2 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा वापस जाने में। पानी पीने का है जो अनेबल रहेंगे या फिर बहुत ही कम पिएंगे। सनकैन आइज होंगी, लिथार्जिक भी होंगे, अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, और सनकैन फॉन्टेनेल है जो देखने को मिलेगा। तो ये सब साइन क्या है डिहाइड्रेशन की सीवियरिटी के। नेक्स्ट वन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फाल्सीपेरम मलेरिया। तो फाल्सीपेरम मलेरिया को हम कौन सी मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं? वैंकोमाइसिन, क्विनिन, क्लोरोक्विन, या फिर नन ऑफ द अबव। जो फाल्सीपेरम मलेरिया है इससे हम ट्रीट करेंगे इसको क्लोरोक्विन से। क्लोरोक्विन के साथ एग्जाम में आपको आता है कि कौन सा है जो सॉल्यूशन दे सकते हैं हम, तो वो ग्लूकोज। याद रखना है आपको, क्लोरोक्विन के साथ है जो जनरली डॉक्टर क्या देते हैं? ग्लूकोज। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन एट ब्लॉक लेवल। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पॉपुलेशन एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पर कितनी पॉपुलेशन होगी? 50 विलेज 1000 पॉपुलेशन, 100 विलेज 10,000 पॉपुलेशन, 1000 विलेज 1 लाख पॉपुलेशन, 100 विलेज 10 लाख पॉपुलेशन, सॉरी 1 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्लॉक लेवल पर कितनी पॉपुलेशन होगी। तो जो ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल पर पॉपुलेशन कितनी होगी? 100 गांव होंगे और 100 गांव की 1 लाख पॉपुलेशन होगी। यहाँ पर याद रखना है आपको। तो हमने सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को पढ़े हैं। अब यदि आपको इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए जो कि CHC से ही रिलेट करता हुआ है, तो यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर पूछ लेते हैं कितना होगा? 100 गांव 1 लाख पॉपुलेशन।
नेक्स्ट वन इज द प्रेशर एंड ड्यूरेशन सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन इज। स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेविंग के लिए कितना प्रेशर और ड्यूरेशन सेट किया जाता है? 15 LB फॉर 30 मिनट, 10 LB फॉर 5 मिनट, 5 LB एंड 30 मिनट, 20 LB फॉर 2 आवर। टेम्परेचर कितना यूज़ किया जाता है? 120 डिग्री सेल्सियस। कितना? 120 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरेशन होता है 20 से 30 मिनट तक का। प्रेशर की बात करें तो 15 LB, तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को, 15 LB फॉर 30 मिनट। और ये स्टरलाइजेशन में डिपेंड करेगा ऑटोक्लेव में कि कौन सा आइटम आप स्टरलाइज कर रहे हैं। 20 to 30 मिनट यहाँ पर क्या होती है? एवरेज दी जाती है। नेक्स्ट वन इज अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट। तो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट का अर्ली साइन क्या होगा? थ्रस्ट, डायफोरेसिस, लेथार्जिक या फिर हाइपोटेंशन। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा? ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? डायफोरेसिस, दैट मीन्स सब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है जो देखने को मिलेगी। पाल्पिटेशन होगा, हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी आपको देखने के लिए। ट्रिमर्स होगा, हंगर के भूख के कारण भी कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिक हेडेक होगा, नर्वसनेस होगी जब आप खाना खा लेते हैं। जिनको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, दैट मीन्स जब है कि जब आपने खाया पिया नहीं, एनर्जेटिक नहीं है, तब आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपको ब्लड शुगर लेवल आपका लो होता है तब यहाँ पर फर्स्ट साइन देखने को मिलेगा। वो क्या होगा? डायफोरेसिस, स्वेटिंग होगी। लेट में तो यदि आपको पहले से रहा है और आपने इतना केयर नहीं किया, दैट मीन्स आपको पता है कि आप हाइपोग्लाइसेमिक हैं। यदि आप अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके नहीं चलते हैं, बार बार यही चीज़ होगी, तो साइन होंगे आपको कन्फ्यूज़न, इरिटेशन, स्टैगरिंग ऑफ वॉक, विजुअल डिस्टर्बेंस भी होगा, फेंट होगा, सीजर्स आ सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं। ठीक है, लेट साइन है। लेकिन अर्ली साइन में तो पाल्पिटेशन, डायफोरेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था अभी रिसेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या इंक्लूड नहीं है? एडल्ट लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, रियल GDP पर कैपिटा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो जो HDI इंडेक्स है इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? तो वो एडल्ट लिटरेसी रेट। क्या है? एडल्ट लिटरेसी रेट। अब इसके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो 3 डायमेंशन है HDI के, वो क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, देयर रिलेशनशिप विद पब्लिक सोशल स्पेंडिंग, जो कि हमें 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है 2030 तक हमें अचीव करना है। तो यहाँ पर HDI इंडेक्स में क्या इंक्लूड? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्लूड है, रियल GDP पर कैपिटा इंक्लूड है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन भी इंक्लूड है, लेकिन एडल्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट द डायरिया। कौन सी वैक्सीन डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है? रोटा वायरस, OPV, DPT या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो सबको पता है, वो रोटा वायरस वैक्सीन। कौन सी है? रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि 6, 10 और 14 वीक्स में दी जाती है। जब DPT पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है, 1.5 महीने की वैक्सीन जिसको हम कहें बच्चों में, उसी के साथ में ओरल रूट से भी दी जाती है। तो ओरल रूट से दी जाती है डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। ड्यूरेशन कब रहता है? 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स। एवरी वैक्सीन के डोज में 4 वीक का गैप दिया जाता है। 6, 10, 14 वीक में दी जाती है। यदि ड्यूरेशन पूछें, ओरल दी जाती है, 5 ड्रॉप इसकी दी जाती हैं। कितनी? 5 ड्रॉप है जो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ पेल्विस, ओनली ओरल रूट से 2 वैक्सीन दी जाती है, OPV और रोटा वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज the type of pelvis that has a long oval brim in which anterior posterior diameter is longer than the transverse diameter is called। तो pelvis की यहाँ पर पूरी कैरेक्टर बता दिए हैं कि इस तरीके की है, आपको नाम बताना है कि ये कौन सी pelvis है। pelvis क्या है? लॉन्ग है, ओवल ब्रिम, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लॉन्गर है ट्रांसवर्स डायमीटर से। तो कौन सी pelvis है? गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर प्लेटेप्लॉइड। तो कौन सी पेल्विस है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लॉन्गर देन ट्रांसवर्स डायमीटर है,
ब्रिम कैसी है, ओवल शेप में है। तो ये क्या है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ये रही यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी पेल्विस है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, जो कि जनरली मेल्स में रहेगी। लेकिन यदि आपको एग्जाम में जरूरी नहीं एंथ्रोपॉइड पूछे, प्लेटोप्लॉइड पूछ लें, तो इनलेट आपको कैसी बताई जाएगी, ट्रांसवर्स ओवल, जो कि बहुत रेयर होती है। इसमें फिर आता है गायनेकॉइड, जो कि मोस्ट फेवरेबल आइडियल पेल्विस मानी जाती है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। इसकी इनलेट ब्रिम कैसी होती है, राउंडेड शेप रहेगी। फिर आता है एंथ्रोपॉइड, जो कि 25% होगी, ओवल शेप इनलेट होगी, स्लाइटली नैरो होगी। और यहाँ पर जो फेस टू प्यूबिस डिलीवरी होगी इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें रोटेशन है जो कॉमन रहेगा। 4 टाइप की पेल्विस होती हैं, इनकी आपको इनलेट याद रखना है, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। राउंडेड किसका है, गायनेकॉइड का, ओवल शेप एंथ्रोपॉइड का, एंड्रॉइड का ट्रायंगुलर और हार्ट शेप याद रख सकते हैं आप। ट्रांसवर्सली ओवल किसका है, प्लेटोप्लॉइड का। नेक्स्ट वन इज आफ्टर डिलीवरी द अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एंड कट। डिलीवरी के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प किया जाता है, फिर कट किया जाता है। ऑन एग्जामिनिंग द नंबर ऑफ वेसल्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को पहले क्या किया जाता है, क्लैम्प। यदि आपसे ड्यूरेशन पूछें तो अर्ली होता है, एक होता है डिले। अर्ली क्लैम्प कब किया जाता है, जब या तो माँ के लिए RH आइसो इम्यूनाइजेशन की प्रॉब्लम हो, HIV मदर हो, जिससे मदर की जो डिसीज है बच्चे को ट्रांसफ़र ना हो पाए, तो उसमें अर्ली करेंगे। डिले करने का क्या फ़ायदा रहेगा कि बच्चे को जो पूरा कॉर्ड में ब्लड है वो चला जाएगा, तो एनीमिया से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पल्सेशन स्टॉप हो जाए तभी हमें कॉर्ड को कट करना होगा। तो इसके सब क्या है, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जब आप अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प कट करेंगे तो कितनी आर्टरी और कितनी वेन रहेंगी, या फिर कितनी वेसल्स होंगी, 2 आर्टरी 1 वेन, 1 आर्टरी 2 वेन, 2 आर्टरीज 2 वेन्स, या फिर 1 आर्टरी 1 वेन। तो जब आप अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, क्लैम्प करके कट करेंगे, कितनी रहेंगी, 2 आर्टरी 1 वेन है जो प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट इज पेनलेस नॉन रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन that are easily palpated from about 12 week of gestation is called। तो पेनलेस है, नॉन रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि 12 वीक की जेस्टेशन में आपको पाल्पेट होने लगेंगे, फील होने लगेंगे। तो क्या है, लेबर, फॉल्स लेबर, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, या फिर क्विकनिंग। तो 12 वीक का जेस्टेशन है तो क्विकनिंग तो नहीं होगी, जो मदर के फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील करेगी। तो क्विकनिंग कब होती है, 16 to 20 वीक में। अब यहाँ पर क्विकनिंग का ऑप्शन आपका वो हो जाता है। फिर आता है फॉल्स लेबर पेन। तो फॉल्स लेबर पेन 12 वीक में नहीं आएंगे, नहीं लेबर पेन 12 वीक में आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि 12 वीक की प्रेगनेंसी से ही आपको फील होने लगेंगे, क्योंकि पेनलेस है, दर्द नहीं होगा। इन्हें फॉल्स लेबर पेन में जो पेन होगा उसमें दर्द होगा। तो क्या है, पेनलेस है, नॉन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि 12 वीक के जेस्टेशन से ही फील हो रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर क्विकनिंग है, तो क्विकनिंग क्या है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो माँ को फील होगा वो है जनरली जो 16 to 20 वीक में फील होने लगता है। नेक्स्ट वन इज विच प्लेन डिवाइड्स द ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन। क्वेश्चन एग्जाम में आया है कई बार, स्पेशली GMC एग्जाम्स में। कौन सा प्लेन है ह्यूमन बॉडी का जो सुपीरियर और इंफीरियर, अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करेगा, फ्रंटल, सजाइटल, मिड लाइन, या फिर ट्रांसवर्स। तो ह्यूमन बॉडी को जो प्लेन डिवाइड किए गए हैं वो यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पर सुपीरियर मीन्स अपर पार्ट, इंफीरियर मीन्स लोअर पार्ट को कौन सा प्लेन है जो डिवाइड करेगा, सुपीरियर मीन्स अपर पार्ट और इंफीरियर मीन्स डाउन पार्ट में। तो वो क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन। यहाँ पर आपको अभी तीनों प्लेन याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं, और इनका अदर नेम क्या है, ये तो मेन चीज़ है जो आपके एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सभी के नाम दिए, फ्रंटल, सजाइटल, मिड लाइन और ट्रांसवर्स। अब यहाँ पर जो लोअर पार्ट और अपर पार्ट में डिवाइड करेगा हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन है, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। ये आपकी बॉडी को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को क्या कहते हैं हम, क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन।
फिर आता है फ्रंटल जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, अभी हमने पढ़ा सुपीरियर इन्फीरियर को किस में डिवाइड किया, ट्रांसवर्स, क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजेंटल प्लेन ने, तीन नाम एक ही चीज़ के हैं। फिर आता है फ्रंटल और कोरोनल, डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू फ्रंट मीन्स फ्रंट साइड और बैक साइड, फ्रंट और बैक मीन एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में जो डिवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा, फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। फिर आता है ऑब्लिक जो कि दो अदर प्लेन को अलग अलग टाइप में डिवाइड करेगा, देखिए जैसे लेग के यहाँ पर दिखाया गया है, सम कॉम्बिनेशन ऑफ टू अदर प्लेन्स, अलग दो चीज़ों का एक जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा, ऑब्लिक प्लेन। जनरली मेन थ्री टाइप के होते हैं, फ्रंटल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मिनिमम गैप बिटवीन टू डोज ऑफ एनी काइंड ऑफ वैक्सीन। तो जब आप कोई सी भी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, 4 वीक का, 8 वीक का, 9 वीक का या फिर 10 वीक का। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो जो गैप दिया जाता है क्या होता है, जो गैप दिया जाता है वैक्सीनेशन में, तो बच्चों में ओनली MMR वैक्सीन को छोड़ के, इसको MMR और मीजल्स वैक्सीन को छोड़ के बाकी सभी वैक्सीन में 4 वीक का गैप ही दिया जाता है। ओनली मीजल्स ऐसी वैक्सीन है जिसमें 3 महीने का गैप है जो दिया जाता है 2 डोज के बीच में। उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने फर्स्ट डोज 9 महीने में लगा दिया, सेकेंड आप कब लगा दें, 10 महीने में लगा दें, तो ऐसा नहीं होता। जो मीजल्स वैक्सीन है उसमें एटलीस्ट 3 मंथ का गैप है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज द काइंड ऑफ फूड इन विच अ पर्सन और ग्रुप लिव्स इज कॉल्ड। किस टाइप का फूड है जिस पर पर्सन और ग्रुप है जो जिंदा रहेंगे, न्यूट्रिशन, डाइट, डाइटिक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। न्यूट्रिशियस फूड क्या कहलाएगा, वो न्यूट्रिशियस फूड और न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू NTD। तो NTD है जो प्रेगनेंसी में किसकी कमी के कारण बच्चे को होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन या फिर जिंक। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो किसकी कमी के कारण होगा, यदि प्रेग्नेंट स्टेज में आपने नहीं लिया तो होगा फॉलिक एसिड। कंसीव करने से लेके ही डॉक्टर एडवाइस करते हैं फॉलिक एसिड, क्यों, जिससे बेबी की जो न्यूरल ट्यूब है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो प्रॉपर डेवलप हो, और नहीं हो पाती है तब क्या कंडीशन होगी, NTD। फिर NTD की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वो आपको बच्चे को है जो डेवलप हो सकती हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेके। किसके कारण होंगी, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। और यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि NTD है नहीं, तो वो अल्फा फीटोप्रोटीन। मैटरनल सीरम में यदि AFP का लेवल, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, दैट मीन्स बच्चे को क्या है, NTD कम रहेगा, दैट मीन्स क्या है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव अर्ली साइन, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पर कहा है प्रेगनेंसी को लेके, दैट मीन्स प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं। कौन सा साइन होगा, क्विकनिंग, फीटल हार्ट रेट, चैडविक साइन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो यहाँ पर पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस कहा है प्रेगनेंसी को लेके। सबको लगेगा HCG होगा, लेकिन नहीं, HCG इवन अबॉर्शन भी हो जाता है, तब भी आप यदि UPT टेस्ट करेंगे तो आपके ब्लड में, आपकी यूरिन टेस्ट में आपको क्या रहेगा, HCG हार्मोन है जो प्रेजेंट रहेगा, आपको लगेगा आप प्रेग्नेंट हैं इवन। तो यहाँ पर और कुछ मोलार प्रेगनेंसी होती हैं जिसमें भी HCG का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। तो यदि क्विकनिंग की बात करें तो क्विकनिंग है 16 to 20 वीक में फील होगा। चैडविक साइन है जो कंफर्म नहीं कर सकता प्रेगनेंसी को, क्योंकि प्रोबेबल साइन में आएगा। पॉजिटिव साइन में क्या होगा, फीटल हार्ट रेट। 3 टाइप के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव। तो यदि पॉजिटिव पूछते हैं तो फीटल हार्ट रेट आपका है जो कंफर्मेटरी साइन होना चाहिए, फीटस का विजुअलाइजेशन होना चाहिए जो कि आप USG से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिजम्पटिव, दैट मीन्स आप प्रिज्यूम कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्रेग्नेंट हैं बट कंफर्म नहीं है। तो कौन से साइन होगा, एमनोरिया, फटीग, नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट चेंजेस, क्विकनिंग एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, प्रिजम्पटिव, आपने इनको प्रिज्यूम किया। प्रोबेबल का मतलब जो एग्जामिनर है उसने चेक किया, तो क्या होंगे, गॉडेल्स, चैडविक, हैगर्स, मलॉटमेंट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होगा, प्रोबेबल। लेकिन जब पॉजिटिव मीन्स प्रेगनेंसी कंफर्म है 100%, तब क्या होगा, फीटल हार्ट रेट है जो आपको सुनाई देगी। USG करेंगे तो फीटस है जो विजुअलाइज होगा।
नेक्स्ट वन इज द साइन ऑफ ट्रू लेबर इज, तो ट्रू लेबर के साइन क्या हैं? फीटस ड्रॉप्स इनटू ब्रिम ऑफ पेल्विस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर्स, म्यूकस प्लग एक्सपेल्ड फ्रॉम द सर्विक्स। तो ट्रू लेबर के साइन कौन से हैं? तो ट्रू लेबर पेन में क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होंगे, इफेक्टिव होंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी भी तेज रहेगी, इंटेंसिटी भी तेज होगी। तो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन के साइन क्या हो जाएंगे? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर एंड इफेक्टिव। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में, जो ट्रू लेबर पेन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, रेगुलर होंगे, प्रेडिक्टेबल होंगे, लेकिन रेगुलर फॉल्स लेबर पेन में होंगे। दैट मीन्स आप रेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और जो ट्रू लेबर पेन आते हैं वो हमेशा लोअर बैक साइड से आएंगे, फिर लोअर एब्डोमेन में आएंगे, लेकिन फॉल्स लेबर पेन कभी भी लोअर एब्डोमेन से नहीं आएंगे। और जो ट्रू लेबर पेन होंगे, चाहे आप रेस्ट कर लो, बैठ लो, खा लो, वो ठीक नहीं होंगे, कंटिन्यूसली आते जाएंगे। दैट मीन्स इनका ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और ये तेज होते जाएंगे, लेकिन इसमें फॉल्स लेबर पेन में नहीं होगा। मेन साइन क्या होता है इसमें? ट्रू लेबर पेन में 3 चीज़ें बेसिकली याद रखना है कि ब्लड शो देखने को मिलेगा, म्यूकस डिस्चार्ज होगा ट्रू लेबर पेन में। लेबर पेन में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे धीरे धीरे फास्ट होते जाएंगे, सर्वाइकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, सर्विक्स है जो डायलेट होना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्रीमी ग्रेविडा? तो प्रीमी ग्रेविडा मदर में फर्स्ट स्टेज का कितना ड्यूरेशन होगा लेबर के लिए? 12 आवर, 6 आवर, 10 आवर या फिर 15 आवर। तो प्रीमी ग्रेविडा मदर की बात की जा रही है यदि, तो प्रीमी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज कितने टाइम के लिए रहेगी? 12 घंटे के लिए। देखिए यहाँ पर प्रीमी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज 12 आवर रहेगी और मल्टी ग्रेविडा में 6 आवर हाफ हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सर्विक्स प्रीवियसली डिलीवरी के कारण क्या रहती है? एफास्टमेंट रहेगा वहाँ पर आपको। तो सेकेंड स्टेज होगी 2 आवर की प्रीमी में और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट की। सेकेंड स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या होगा? सर्विक्स डायलेट होना। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? बेबी एक्सपल्सन होगा। सर्विक्स डायलेट से लेके बेबी एक्सपेल्ड होगा, 2 घंटे लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे मल्टी ग्रेविडा में। थर्ड स्टेज में क्या होगा? जो प्लेसेंटा है वो बाहर आएगा। प्रीमी और मल्टी ग्रेविडा में दोनों में 15 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन यदि इनकेस यहाँ पर 15 मिनट कहा है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में भी प्लेसेंटा 30 मिनट तक भी बाहर नहीं आता है, तब उसको क्या कहते हैं? रिटेन्ड प्लेसेंटा। फिर उसको मैनुअली है जो रिमूव करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिटेन्ड प्लेसेंटा मोस्ट कॉमन रीजन भी हो सकता है पीपीएच के लिए। किसके लिए? सेकेंडरी पीपीएच के लिए। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विथ एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम बर्थ कैनाल इज नोन एज। तो लेबर की कौन सी स्टेज है? स्टार्ट होगी सर्विक्स के फुल डायलिटेशन से, एंड होगी बेबी के एक्सपल्सन से। तो कौन सी? बर्थ कैनाल, दैट मीन्स वेजाइना के थ्रू जो बेबी डिलीवर हो रहा है, तो वहाँ से सर्विक्स डायलेट हो गई पूरी। इतनी होती है सर्विक्स फुल डायलेट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट है, बेबी बाहर आ गया है, तो कौन सी स्टेज है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो ये कौन सी स्टेज होगी? ये कहलाएगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। 4 स्टेज होंगी। फर्स्ट में सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज होगी, सेकंड में सर्वाइकल डायलिटेशन से लेके बेबी के एक्सपल्सन तक की स्टेज होगी, थर्ड में बेबी एक्सपल्सन से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्सन तक की स्टेज होगी, और फोर्थ स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने से लेके 4 घंटे तक की जो पीरियड होगा क्या कहलाएगा? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर या फिर ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। नेक्स्ट इज इन IMNCI ग्रीन कलर कोड केस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इंडिकेटेड। तो IMNCI में 3 कलर कोड हमने पढ़े हैं। तो IMNCI में जो ग्रीन कलर कोड है वो क्या इंडिकेट करेगा? चाइल्ड नीड द स्पेसिफिक मैनेजमेंट, चाइल्ड नीड मेडिकेशन एंड पेशेंट ट्रीटमेंट, चाइल्ड नीड्स नो मेडिसिन एडवाइस होम केयर या फिर कॉल द फिजिशियन। तो यहाँ पर IMNCI में जो ग्रीन कलर कोड यूज़ किया जाएगा, तो बच्चे के लिए कौन सा ट्रीटमेंट ज़रूरी है? तो वो है यहाँ पर नो मोर मेडिसिन एडवाइस द होम केयर। मान लीजिए डायरिया का कोई पेशेंट जाता है तो उसको ORS दे दिया जाएगा और बच्चे को कहा जाएगा कि ऑब्जर्व कीजिए और घर पर ही ट्रीट कीजिए।
तो यदि ग्रीन कलर कोड यहाँ पर है तो क्या है, बच्चे को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ओनली होम केयर से ही वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बेनिफिशियर्स IMNCI के एग्जाम में आते हैं तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट होता है इन्फेंट एज फ्रॉम बर्थ अप टू 2 मंथ। क्या है, 2 ग्रुप होंगे, अलग अलग हैं दोनों, कि बच्चे बर्थ से लेके 2 महीने की एज ग्रुप तक के बच्चे, और दूसरा ग्रुप होगा सेपरेट सिक चिल्ड्रन को मैनेज करने का ग्रुप होगा, वो क्या होगा, 2 महीने से लेके 5 ईयर तक के बच्चे। तो यहाँ पर जो चार्ट डिसाइड करेगा एज अपॉन द बच्चे की एज पर डिपेंड करेगा कि बच्चे की एज क्या है। तो यहाँ पर इन्फेंट जो कि बर्थ से लेके 2 महीने तक के हैं और दूसरे हैं 2 महीने से 5 साल तक के एज ग्रुप के। तो यहाँ पर IMNCI में 3 कलर कोड यूज़ किए जाएंगे, ग्रीन, पिंक, येलो। ग्रीन की बात होती है तो इसमें होम केयर से ही बच्चे ठीक हो जाएंगे। OPD में बच्चों को कुछ इन्फेक्शन है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है तो येलो में। जब बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है, रेफरल की ज़रूरत होती है, तब किस में आएगा, पिंक में। तो यदि आपको कहा जाता है रेफरल सर्विसेज की ज़रूरत है, तब हम क्या कहेंगे, पिंक कलर कोड चूज़ करेंगे। OPD में ठीक होगा तो वो ओरल ड्रग्स से हो सकता है। होम मैनेजमेंट में बच्चे को ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी जाएंगी, फीड कीजिए, फॉलोअप करवाइए और डेंजर साइन के लिए आप ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट वन इज पेरेंटल पोलियो वैक्सीन इज ऑल्सो नोन एज। पेरेंटल का मतलब होगा इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के लिए, और हम क्या कहेंगे, 7 साल पेंटावेलेंट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो पेरेंटल के लिए क्या कहेंगे, इंजेक्टेबल के लिए साल्क वैक्सीन, क्योंकि ये साइंटिस्ट साल्क ने इसकी डिस्कवरी की थी। OPV को हम क्या कहेंगे, 7 वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। यदि एंजाइना पेक्टोरिस का मरीज है तो कौन सी मेडिसिन देंगे, वारफ्रिन, नाइट्रोग्लिसरीन, एंटेनोलॉल या फिर एस्प्रिन। तो एंजाइना पेक्टोरिस में सबलिंगुअली एक ही मेडिसिन दी जाती है, वो होती है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या दी जाती है, अंडर द टंग क्या दिया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द 6 किलर डिसीज अगेंस्ट विच इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो कौन सी हैं जो 6 किलर डिसीज हैं, एग्जाम में आपको आ सकती हैं। 6 किलर डिसीज सभी हैं, किसी एक को छोड़कर, या फिर कौन सी हैं, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस, TB, मीजल्स। सेकेंड में मीजल्स, मम्स, रूबेला, TB, पोलियो, हेपेटाइटिस B, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस, पोलियो एंड मेनिंजाइटिस, FD, नन ऑफ दी अबव। तो जो यहाँ पर 6 किलर डिसीज हैं जिनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है यहाँ पर पोलियो, DPT, TB एंड मीजल्स। DPT का मतलब यहाँ पर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, TB, मीजल्स हैं। पोलियो क्या है, 6 किलर डिसीज हैं। WHO ने जो यहाँ पर और यूनिवर्सल चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन में लाई गई थी वो क्या थी, 6 डिसीज थी। नेक्स्ट वन इज द थिक येलो मिल्क सीक्रेटेड बाय मदर जस्ट आफ्टर द 2 days ऑफ डिलीवरी इज नोन एज। डिलीवरी के तुरंत बाद ब्रेस्ट से मेमरी ग्लैंड से थिक येलो कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, वो क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रम, हिंड मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क या फिर लेन्यूगो। तो जो आफ्टर द डिलीवरी क्या है, थिक कलर का येलो मिल्क निकलेगा, वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो चारों हार्मोन अपना अलग अलग काम करेंगे। तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क को प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो मिल्क प्रोड्यूस किया गया प्रोलैक्टिन हार्मोन के थ्रू मेमरी ग्लैंड में, उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। तो जब बेबी सक करेगा तो वहाँ पर लेट डाउन रिफ्लेक्स काम करेगा, तो उसके लिए भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज क्राउलिंग ऑफ एन इन्फेंट अकर्स एट एज ग्रुप। तो क्राउलिंग बच्चे रेंगना कब स्टार्ट कर रहे हैं, 8 से 9 महीने में, 2 से 3 महीने में, 4 से 5 महीने में कि 6 से 8 महीने में। तो क्राउलिंग इन्फेंट स्टार्ट करेंगे 8 to 9 मंथ में। कब, 8 to 9 मंथ में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पर।
क्राउलिंग, क्रैपिंग एग्जाम में आते हैं आपको, तो क्राउलिंग पूछे तो 8 से 9 महीने में, यदि नेक होल्डिंग पूछे तो 2 to 3 मंथ में। नेक्स्ट वन इज विच मेडिसिन इज यूज्ड टू इनहिबिट द मिल्क सीक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट आफ्टर द डिलीवरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी यदि डिलीवरी के बाद माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहती, या फिर उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो या फिर कुछ पर्सनल इशू हो, जो भी रीज़न हो, वो अपने बच्चे को फीड नहीं कराना चाहती, तो हमें उस मिल्क सीक्रेशन को इनहिबिट करना है, स्टॉप करना है, जो मिल्क ब्रेस्ट मिल्क में बन रहा है, तो उसको हम कौन सी मेडिसिन दे के स्टॉप कर सकते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन से, मिथार्जिन से, एस्ट्रोजन से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव से। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो क्या होगी? ब्रोमोक्रिप्टिन। क्या होगी? ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रेस्ट मिल्क की बात हो रही है तो ब्रेस्ट मिल्क में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसमें 8.6% प्रोटीन होगा, 2.3% फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट 3.2% होगा, वाटर 86% प्रेजेंट होगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, या फिर अपनी नोटबुक में लिख लें। एग्जाम में आता है कि कोलेस्ट्रॉल में कितना प्रोटीन होगा? 8.6%, फैट 2.3%, कार्बोहाइड्रेट 3.2%। इम्यूनोग्लोबुलिन ए है जो ओनली ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होगा। प्लेसेंटा को क्रॉस ओनली IgG कर सकता है, लेकिन मिल्क में क्या होगा? ब्रेस्ट मिल्क में IgA। और ब्रेस्ट मिल्क का जो मेजर प्रोटीन है वो कौन सा? वे प्रोटीन या फिर लैक्टो एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट इज विच कंटेंट प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम बेबी टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन जस्ट लाइक अ मलेरिया। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा ऐसा कंटेंट रहेगा जो बेबी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा? पाबा, IgA, IgG या फिर लैक्टोफेरिन। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या होते हैं? मलेरिया, जो कि पैरासाइट के थ्रू होंगे। तो यहाँ पर जो मलेरिया है या फिर कोई अदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, तो ब्रेस्ट मिल्क का कौन सा कंटेंट उससे प्रोटेक्ट करेगा? तो होगा पावा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। एग्जाम में आता है आपके लिए यहाँ पर मलेरिया की जगह कोई सा भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन दे दें आपको और पूछें कि ब्रेस्ट मिल्क का कौन सा कंटेंट है, केमिकल है जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बच्चे को प्रिवेंट करेगा, तो वो होगा यहाँ पर पावा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट वन इज इफ द बर्थ वेट ऑफ बेबी इज लेस देन 1250 ग्राम, विच टाइप ऑफ फीडिंग प्रिफर्ड। यदि बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ वेट कितना है? 1250 ग्राम, 1250 ग्राम से भी कम है, तब आप उसको कौन सी फीडिंग प्रेफर करेंगे? बेबी में नीड IV फ्लूइड इनिशियली, ब्रेस्ट फीडिंग, पाला दाई या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो अब यहाँ पर नॉर्मल बच्चे का बर्थ वेट कितना होना चाहिए? 2.5 kg से ज़्यादा होता है, मोर देन 2.5 kg, लेकिन यहाँ पर तो 1250 ग्राम ही है जब बच्चे का वेट, तो हम कौन सी फीडिंग प्रेफर करेंगे? तो ऐसे बच्चे में IV फ्लूइड की तुरंत ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर इन्फेंट में, बेबी में फीडिंग की बात की जा रही है, कितने वेट पर कौन सी फीडिंग है जो प्रॉपर रहना चाहिए। तो यदि बच्चे का वेट लेस देन 1250 ग्राम है, तब हमें उसको इनिशिएटली IV फ्लूइड से एंड देन आफ्टर द ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग है जो देना चाहिए। बच्चा इस टाइम पर ना तो पालादाई, ना ब्रेस्ट फीडिंग, ना बॉटल फीडिंग है जो कर पाएगा। तो यदि बर्थ वेट आपको कहते हैं कि लेस देन 1250 ग्राम से भी कम है, तब हम बेबी को तुरंत इनिशियली IV फ्लूइड देना है एंड देन आफ्टर इसके बाद आप ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग है जो दे सकते हैं। यदि जब बच्चे का वेट 1250 से 1500 ग्राम तक होगा, तब हम उसको स्पून फीडिंग, पालादाई और ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग है जो दे सकते हैं। और जब 1500 से 2000 ग्राम तक की बात होती है, तो कुछ बच्चे, मोस्टली बेबी, ब्रेस्ट फीड एक्सेप्ट कर लेते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करने लगते हैं, लेकिन जिनसे नहीं बनता वो पालादाई से भी फीड कर सकते हैं। जब 2000 ग्राम से ज़्यादा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग विथ मॉनिटरिंग के करवाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क को लेके सही पॉइंट क्या है? हिंड मिल्क इज रिच इन प्रोटीन, फैट इन ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन प्रोटीन आयरन, कोलेस्ट्रॉल शुड बी डिस्कार्डेड, फीडिंग इन सुपाइन पोजीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ब्रेस्ट मिल्क को लेके सही पॉइंट क्या है? तो ब्रेस्ट मिल्क में आयरन नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल को है जो डिस्कार्ड हम नहीं करेंगे,
तुरंत निकाल के डिस्कार्ड थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पर सही चीज़ क्या होगी ब्रेस्ट मिल्क को लेके कि जब भी आप सुपाइन पोजीशन में लेट के सीधा स्ट्रेट लेट के बच्चे को फीड कराते हैं तो क्या होने के चांसेस रहेंगे ओटाइटिस मीडिया के। क्यों? क्योंकि बच्चा है जो सम टाइम क्या होता है कि बेबी फीड कर रहे होते हैं, माँ को लगेगा, लेकिन यदि ब्रेस्ट मुंह से निकल जाएगा तो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क कहाँ है, कान में भी जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो यही चीज़ है लेट के कहा जाता है कि बच्चों को फीड नहीं कराया जाता, स्पेशली इन सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा। तो कोलेरा के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी ट्रीट करने को? क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या फिर सिफेक्सिन। तो कोलेरा ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ होगी वो क्या होगी? टेट्रासाइक्लिन। अब यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस कोलेरा के लिए एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर काम करेगा। तो डोज की बात करें तो क्या होगा? एडल्ट में 500 mg BD, चिल्ड्रन जिनकी एज 4 से 13 साल तक की हो 125 mg, और यंगर चिल्ड्रन 4 साल से ज़्यादा के हैं तो 50 mg। सॉरी, जो बच्चे 4 साल से कम एज के हैं उनको 50 mg, जिनकी एज 4 साल से 13 साल है उनको 125 mg, एडल्ट हैं तो 500 mg BD। नेक्स्ट वन इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस यदि किसी को, तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के तौर पर कौन सी मेडिसिन देंगे? रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्वीन या फिर पायराजिनामाइड। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? रिफाम्पिसिन 600 mg BD फॉर 2 days। नेक्स्ट वन इज कंजेनाइटल रूबेला इज डायग्नोज्ड इन इन्फेंट विद द हेल्प ऑफ विच एंटीबॉडीज फाइंड इन इन्फेंट। तो प्रेगनेंसी में इनिशियल टाइम पर बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, तो उसमें रूबेला टेस्ट भी होता है। तो यदि बच्चा हो गया, डिलीवर है हो चुका है, तो इन्फेंसी पीरियड में रूबेला, कंजेनाइटल रूबेला बच्चे में डायग्नोज हुआ, दैट मीन्स माँ से उसको मिला है। तो यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडीज इन्फेंट में फाइंड आउट होगी? IgM, IgG, IG या फिर IgA। तो कंजेनाइटल रूबेला में जो एंटीबॉडी फाइंड आउट होगी बेबी में वो क्या होगी? IgM। तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें आगे के क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए जहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन है जो शेयर किए जाते हैं वैकेंसी को लेके, सिलेबस को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।